नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आपका एग्ज़ाम का तैयारी जो है कैसा चल रहा है। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम का तैयारी भी अच्छा हो रहा होगा, ऐसा आशा करती हूँ मैं। और नेट का एग्ज़ाम जो है अब उसके कुछ ही दिन रह गए हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो जो है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का ये एमसीक्यूज है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो बिना स्किप किए हुए हमारे इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएँ। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये बहुविकल्पीय क्वेश्चनों का सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। आज के इस पहला क्वेश्चन में है कि धुर्ये ने जीएस घुर्ये ने भारतीय जनजाति का वर्णन किया है। किस अर्थ में किया है? दलित के रूप में किया है, या अनुसूचित जनजाति के रूप में किया है, या पिछड़े हिंदू के रूप में किया है, या हरिजन के रूप में। तो किस में करते हैं? तो ये पिछड़े हिंदू के रूप में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिछड़े हिंदू के रूप में ये जनजातियों का वर्णन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोरेनो के अनुसार समाज का विश्लेषण किस उपागम से किया है। मोरेनो ने समाज का विश्लेषण जो है किस उपागम से किया है? तो ये करते हैं सावई उपागम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मैक्स मूलर ने धर्म का सिद्धांत मैक्स मूलर के जो धर्म का सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है प्रकृतिवाद का। मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद धर्म संबंधी सिद्धांत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगस्ट कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया? समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया जब तक कि उन्होंने सोशलॉजी नाम नहीं रचा था? तो सोशलॉजी नाम रचने से पहले उन्होंने कौन सा नाम दिया था? तो ये सोशल फिजिक्स नाम देते हैं सोशलॉजी को। ये क्या बोलते हैं? सोशल फिजिक्स, जिसे क्वेटलेट के द्वारा चुरा लिया गया था। तो फिर इन्होंने सोशलॉजी नाम इसका रचना किया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोगार्ट्स के से संबंधित कि बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय का आधारभूत तत्व क्या है? समुदाय के कौन कौन से तत्व हैं? तो ये बताना है। तो ये सामाजिक समूह, ये भी हो जाएगा। सामाजिक समूह, हम की भावना भी होनी चाहिए और निश्चित भूभाग भी होना चाहिए। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दुर्खिम के द्वारा धर्म संबंधी अध्ययन किससे संबंधित है? दुर्खिम जो है धर्म से संबंधित अध्ययन किस पे आधारित है? ईसाईवाद से, कैल्विनवाद से, जनजातीय धर्म से, या ऑस्ट्रेलिया के टोटमवाद से? ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति में इन्होंने टोटमवाद का अध्ययन किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेलिनोव्स्की के अनुसार जादुई विश्वास किस लिए उत्पन्न होता है? जादुई विश्वास जो है क्यों उत्पन्न होता है? अनिश्चितता पर विजय पाने के लिए। तो जी जरूर, अनिश्चितताओं पर विजय पाने के लिए जादू का हम लोग यूज करते हैं। और विश्वास में वृद्धि के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चिंताएं कम करने के लिए भी जादू का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपयुक्त में से सभी स्थितियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विचलन के व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड बेकर द्वारा प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अंतःक्रियावादी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दुर्खिम के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता है? किस प्रकार की समाजों की विशेषता है? ये आंतरिक एकता वाले समाज की विशेषता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है।
सामाजिक संरचना का केंद्रीय इकाई किसे कहते हैं रेड क्लिफ ब्राउन? तो ये कहते हैं, मानते हैं व्यक्ति को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हर्स्कोविट्स के अनुसार पर्यावरण का निर्मित भाग क्या कहा जाता है? सभ्यता कहा जाता है, परंपरा कहा जाता है, संस्कृति कहा जाता है या रूढ़ियाँ कहा जाता है? तो इनका परिभाषा है ना, पर्यावरण जो है संस्कृति जो है पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो किससे संबंधित है? ये संस्कृति है। क्या है? पर्यावरण का मानव निर्मित भाग ही संस्कृति है। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का आधार क्या है? मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का आधार क्या होगा? तो ये जब तक वो लाभार्जन नहीं करेगा, लाभार्जन में क्या लिप्त रहना, इसी को ये पूंजीवाद का आधार मानते हैं, अतिरिक्त पूंजी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पहलू पर बल दिया है? अंबेडकर ने इन सभी में से किस पहलू पर ज़्यादा बल दिया है? तो ये अनुसूचित जाति के ऊर्ध्वाधर संगठन पर, या अनुसूचित जातियों के क्षैतिज संगठन पर, या अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संगठन पर, या उपयुक्त में से किसी पर भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संगठन पर, दोनों पे ही बल दिए हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सोरोकिन के अनुसार कि सोरोकिन पक्षधर हैं। किसके पक्षधर हैं? समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के, या समन्वयात्मक संप्रदाय के, या जैविकीय संप्रदाय के, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर समन्वयात्मक संप्रदाय के ये थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य स्रोत सभ्यता तथा एकता के लिए उत्तरदायी है? सभ्यता और एकता के लिए कौन सा उत्तरदायी है? दमनकारी कानून, श्रम विभाजन, या वर्ग संघर्षों में तीव्रता, या शिक्षा का प्रसार। तो ये किस पे बल देते हैं कि सामाजिक एकता कब आती है? तो श्रम विभाजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्पेंसर द्वारा सजीव शरीर और समाज के बीच में बताया गया एक आधारभूत अंतर क्या है? तो इनमें से बताना है कि उन्होंने कौन सा अंतर बताया था। तो ये बताते हैं, शरीर संजीव अंगों का बना होता है परंतु समाज अंगों का बना नहीं होता है। तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। सजीव शरीर की वृद्धि होती परंतु समाज की वृद्धि नहीं होती है। आगे वो अगला ऑप्शन है कि जीव विज्ञान के नियम सजीव शरीर पर तो लागू होते हैं परंतु समाज पर लागू नहीं होते। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सजीव शरीर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सजीव शरीर एकात्मक समष्टि होता है परंतु समाज जो है एकात्मक समष्टि नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मैक्स वेबर के अनुसार बृहद अधिकारी तांत्रिकरण का परिणाम होता है। बृहद अधिकारी तांत्रिकरण का परिणाम क्या होता है? बृहद परकीकरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि समाजशास्त्रीय बगीचे के सभी चीज़ें गुलाबी नहीं होती हैं? तो ये बहुत ही फेमस कथन है एंथोनी गिडेंस का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथनों से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे मतलब मैक्स वेबर के भी कथन आ जाता है, पेरेटो का, दुर्खिम का, तो ये कथन भी आता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सोरोकिन ने संबंधों को 3 प्रकार से विभक्त किया है। सोरोकिन ने संबंधों को 3 प्रकार से विभक्त किया है, उनकी सूची दी गई है। तो कौन कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं है? तो ये बताना है कि कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? पारिवारिक संबंध, ये उन्होंने बताया है।
पारिवारिक संबंध तो बताते हैं ये, और संविदात्मक संबंध और अनिवार्य संबंध भी बताते हैं, लेकिन ऐच्छिक संबंध नहीं बताते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो किसी के भी अनुसार हो, मोक्ष ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह कौटिल्य के अनुसार क्या है, मोक्ष ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किम्बल यंग ने सामाजिक नियंत्रण को वर्गीकृत किया है। किसमें वर्गीकृत किया है? चेतन और अचेतन नियंत्रण के रूप में, संगठित और स्वचालित नियंत्रण के रूप में, औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण के रूप में, या सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण के रूप में। तो क्या हो जाएगा? सकारात्मक तथा नकारात्मक नियंत्रण के रूप में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि श्रीनिवास द्वारा संस्कृतिकरण से संबंधित अनुभव सिद्ध अध्ययन कहाँ किए गए हैं? संस्कृतिकरण का अनुभव सिद्ध अध्ययन इन्होंने कहाँ किया था? तो इन्होंने किस गांव का अध्ययन किया था? तो रामपुरा का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से संदर्भ समूह की कौन सा आधार है? संदर्भ समूह का आधार क्या है? सापेक्षिक समता, सापेक्षिक सहचर्य, सापेक्षिक अभावबोध या सापेक्षिक विभेदीकरण। तो क्या होता है? सापेक्षिक वंचना या अभावबोध। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि समनर के अनुसार संस्था एवं कानून प्रस्तुत होते हैं। संस्था और कानून कैसे प्रस्तुत होते हैं? रूढ़ियों द्वारा, समूह द्वारा, संस्कृति द्वारा या प्रतिमानों मानकों द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है प्रतिमान मानकों के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कूले ने सामाजिक नियंत्रण के 2 स्वरूपों का उल्लेख किया है। कूले क्या करते हैं? सामाजिक नियंत्रण के 2 स्वरूप बताते हैं। कौन कौन सा? तो ये बताते हैं चेतन और अचेतन स्वरूप। चेतन और अचेतन स्वरूप। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग का हमारे ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।